हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इससे पहले हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में और रोल ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट की इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सिलेक्शन किया जाता है और कैसे प्लेसमेंट किया जाता है, क्यों, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों महसूस किया जाता है कि सिलेक्शन सही होना चाहिए और प्लेसमेंट सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। सिलेक्शन का मतलब अगर इन जनरल देखें तो अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हम उनमें से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए मुझे ये मार्कर की ज़रूरत थी, मैंने 2 मार्कर अपनी पसंद से देख लिए। 10 मार्कर में से मैंने अपनी 2 पसंद के मार्कर चुन लिए कि मुझे ब्लैक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी और ब्लू मार्कर की। यानी मुझे अपनी आवश्यकता के अनुसार या मुझे जो कार्य करना है उसकी अपेक्षाओं के अनुसार मैंने कुछ चीज़ों का चयन कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन कहलाता है। अगर हम इस संदर्भ में देखें कि किसी भी इंडस्ट्री में या पर्सनल सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, तो उससे मतलब होता है कि सही काम के लिए हम सही व्यक्ति का चयन करें। पर्सनल सिलेक्शन रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ ए राइट पर्सन फॉर ए राइट जॉब। सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाए तो वो सिलेक्शन कहलाता है। ये एक किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे काम के लिए चयन करना होता है, तो जिस काम को जो व्यक्ति अच्छे तरीके से कर सकता है उस व्यक्ति का चयन किया जाए तो उस संस्था के लिए भी बेहतर होगा, उस इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर होगा और व्यक्ति के लिए भी बेहतर होगा। तो दोनों की बेहतरी के लिए सिलेक्शन है वो प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन होना चाहिए और सिलेक्शन के बेस पे प्लेसमेंट किया जाता है। तो अगर हमारा सिलेक्शन सही होगा, वो साइंटिफिक होगा, वो उसमें किसी तरीके का बायसनेस नहीं होगा, तो सिलेक्शन अगर सही है तो प्लेसमेंट भी सही होगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनल सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं, क्यों किया जाता है सिलेक्शन, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहला जो कारक है वो कॉम्पिटेंसी या सामर्थ्य है कि किसी व्यक्ति में हम जिस काम के लिए या जिस जॉब के लिए किसी व्यक्ति का चयन कर रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि उस काम को करने के लिए उस व्यक्ति में कॉम्पिटेंसी या सामर्थ्य है या नहीं। सामर्थ्य से मतलब व्यक्ति की उस क्षमता से होता है जिसके आधार पर व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को अच्छे से कर सकता है। ये एक तरीके से इननेट क्वालिटी होती है, इसको हम जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी जान सकते हैं कि हर एक व्यक्ति में काम करने की सामर्थ्य होती है, पर ये जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति में उस काम को करने की सामर्थ्य एक जैसी होगी। किसी एक व्यक्ति में उस काम को करने की सामर्थ्य अधिक है और किसी में कम है। तो हमें उस व्यक्ति का चयन करना होता है जिस व्यक्ति में उस काम को करने का सामर्थ्य अधिक है या कॉम्पिटेंसी अधिक है। जैसे मान लीजिए मुझे क्लरिकल या हमें क्लरिकल वर्क के लिए किसी क्लर्क या किसी व्यक्ति का चयन करना है, तो हमें उस व्यक्ति का चयन करना होगा जो उस काम को अच्छे से कर सकता है, जिसमें उस काम को करने की सामर्थ्य अधिक है। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों में से जब हम किसी का या कुछ ही लोगों का चयन करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम उस ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिस व्यक्ति में ये क्षमता उपलब्ध है या ये क्षमता जिस व्यक्ति में है उस व्यक्ति का चयन किया जाए। तो सिलेक्शन का मतलब ही ये होता है, पर्सनल सिलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट आए होते हैं या जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर होते हैं या जितने भी वर्कर्स होते हैं, वहाँ पर हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से या इंडस्ट्री अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ का चयन करती है। तो उस चयन करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि इसमें सामर्थ्य है या नहीं। ये एक तरीके से इननेट क्वालिटी होती है। दूसरा होता है प्रोफिशिएंसी, निपुणता। ये एक तरीके से एक्वायर्ड होती है कि आप अर्जित की जाती है। किसी काम को करने का सही तरीका, उसको तकनीकी जटिलता को समझ कर करना और किसी को कार्य को करने में जो अनावश्यक गतियों का उसको अगर कम करे कोई व्यक्ति, तो वो एक व्यक्ति एक तरीके से निपुण कहलाएगा। अब ये अनावश्यक गतियाँ कौन सी हैं, ये हम जब पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें टेलर ने टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में बताया, जिसमें ये बताया कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत सारी गति करते हैं। यानी बहुत सारी, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेन को यहाँ से उठाकर अलमीरा में रखना है या मैंने किताबें अपने अलमीरा में उसको अरेंज करके रखनी है, तो हम बहुत सारी गतियां करते हैं। हम उन गतियों में से कुछ गति तो उस कार्य को करने के लिए ज़रूरी होती है और कुछ नहीं होती है, कुछ हम अनावश्यक गतियों को भी करते हैं। तो
अगर हम उन अनावश्यक गतियों को हटा दें तो हमारा टाइम भी कम हो जाएगा और हम थकान से भी बच जाएंगे, तो समय भी कम लगेगा और कार्य भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो इसी को इम्प्लीमेंट किया गया था टेलर के द्वारा, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो निपुणता भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी किसी का सिलेक्शन किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि उसमें कॉम्पिटेंसी तो हुई हो, उसके साथ साथ उसमें निपुणता है या नहीं। तीसरा है टेम्परामेंट, या उसका स्वभाव भी देखा जाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए सही व्यक्ति का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ उसके स्वभाव को भी देखा जाता है कि अगर इस कार्य के लिए इस व्यक्ति का चयन किया जाए तो ये व्यक्ति इस कार्य को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए सेल्समैन के लिए किसी व्यक्ति का चयन करना है और वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है, तो हमें पता है कि जो सेल्स का काम करता है उसको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो इंट्रोवर्ट तरीके का है तो वो लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, और लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकेगा। तो अपने काम को सही तरीके से करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हो। तो कई जॉब्स के लिए या कई जगह पर हमें इस चीज़ को भी देखना पड़ता है। उसके बाद है कैरेक्टर और कंडक्ट, उसके आचरण को भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति में सभी चीज़ें, उसमें कॉम्पिटेंसी भी है, प्रोफिशिएंसी भी है और टेम्परामेंट भी उसका अच्छा है, लेकिन उसका कैरेक्टर उस जॉब के अकॉर्डिंग नहीं है या उसका कैरेक्टर सही नहीं है, तो वो व्यक्ति उस जॉब के लिए सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कैशियर के लिए अगर किसी व्यक्ति को रखना है, उसमें सब चीज़ें हैं लेकिन वो ईमानदार नहीं है, तो अगर मान लीजिए अगर वो बेईमानी करता है तो वो ना तो अपने जॉब के साथ और ना ही उसको जॉब देने वाले उनके साथ किसी तरीके की ईमानदारी वो रखेगा। अगर वो ईमानदारी नहीं रखेगा तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड भी नहीं हो सकेगा, जिससे वो खुद को और संस्था दोनों को प्रभावित करेगा। उसके साथ साथ एप्टीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। एप्टीट्यूड से मतलब है कि व्यक्ति उस कार्य को, अगर उसमें वो एप्टीट्यूड है, वो अभिक्षमता है उस कार्य को करने की, तो अगर उसमें अनुकूल एप्टीट्यूड है तो वो उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकेगा। जैसे मैकेनिकल वर्क के लिए अगर किसी में मैकेनिकल एप्टीट्यूड है तो उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा। अगर क्लैरिकल एप्टीट्यूड है, हमें क्लर्क की ज़रूरत है और उसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड है तो वो उस कार्य को और भी अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि उसमें कॉम्पिटेंसी है या नहीं, प्रोफिशिएंसी है या नहीं, एप्टीट्यूड कैसा है उसका, किस कार्य के प्रति उसका एप्टीट्यूड है। उसके बाद है कि अगर उसमें एप्टीट्यूड भी है और इंटरेस्ट नहीं है तो भी वो उस संस्था के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम इंटरेस्ट से काम नहीं करते तब तक हम अपना 100% वहाँ पर नहीं दे सकते। तो उसके साथ साथ हमें अपने वोकेशनल बेनिफिट के लिए, वोकेशनल सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि उसके इंटरेस्ट को भी देखा जाए कि अगर इंटरेस्ट होगा तो व्यक्ति बहुत खुशी से काम करेगा, तो वो सेटिस्फाइड भी अधिक होगा और प्रोडक्शन भी उससे बढ़ेगा। तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट को भी देखा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पर्सनल सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद और भी कारक हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके साथ ये ऐड किया जा सकता है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सिलेक्शन, क्यों किया जाता है, क्या इसका महत्व है, अगर ऐसा नहीं किया जाए तो क्या होगा, और अगर इसको मतलब सिलेक्शन को अगर बहुत अच्छे तरीके से किया जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा, वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले है फॉर इंडिविजुअल एफिशिएंसी, व्यक्तिगत कार्य कुशलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिलेक्शन जो है हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। अगर सिलेक्शन सही होगा तो ही प्लेसमेंट सही होगा, प्लेसमेंट सही होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो सिलेक्शन पर बेस्ड होता है। तो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाए। अगर सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाएगा तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस काम को करने की कॉम्पिटेंसी है, उसमें सामर्थ्य है, और वो अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग अगर काम करेगा तो उससे उसकी कार्य कुशलता बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति का मिसप्लेसमेंट हुआ है, जिस काम के लिए उसमें कॉम्पिटेंसी है उसके विपरीत अगर उसको किसी कार्य में लगाया गया है तो इससे उसकी एफिशिएंसी पे बुरा असर पड़ेगा और वो अल्टीमेटली प्रोडक्शन को प्रभावित करेगा, ये पूरी इंडस्ट्री को और अपने आप को भी प्रभावित करेगा। दूसरा है फॉर इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, अगर उसने सही काम के लिए हमने सही व्यक्ति का चयन किया है
तो वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा और उसका एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा होगा, समायोजन भी अच्छा होगा। क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन में उस व्यक्ति से नीचे भी बहुत सारे काम करने वाले, उस व्यक्ति से ऊपर भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो उसका जो इंटरेक्शन है वो अपने से नीचे वाले व्यक्तियों में भी है और अपने से पद में जो उससे ऊपर है, बेहतर है, उनके साथ भी उसका इंटरेक्शन होता है। अगर ये इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल जो उसका इंटरेक्शन है, अगर वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो उसका एडजस्टमेंट भी, समायोजन अच्छा होगा, और समायोजन अच्छा होगा तो वो कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो इन दोनों के लिए जरूरी है कि वो अपना, उसका एडजस्टमेंट समायोजन के लिए भी जरूरी है और कार्य, उसकी व्यक्तिगत कार्य कुशलता के लिए भी सिलेक्शन का होना जरूरी है। बेहतर सिलेक्शन का होना, या जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिक होना चाहिए। तीसरा है प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। अगर सही काम के लिए हमने सही व्यक्ति का चयन किया है तो वो काम भी सही करेगा और वो से जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा। सेटिस्फेक्शन होगा तो वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमें प्रोडक्शन या उत्पादकता, किसी भी इंडस्ट्री का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि उत्पादकता को बढ़ाया जाए। तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या है, जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला पॉइंट है फॉर बेटर अर्निंग्स। बहुत अच्छी अर्निंग्स करने के लिए या धन अर्जन करने के लिए भी क्या है, सिलेक्शन सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए सही व्यक्ति के लिए, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन किया है तो वो सेटिस्फाइड होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहाँ तक हमने क्लियर है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी अर्निंग्स भी अच्छी होंगी। अर्निंग्स अच्छी होने से मेरा मतलब है कि जितना वो कमा रहा है उससे भी बेहतर उसको कमाने का अवसर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, मान लीजिए किसी एक कर्मचारी को जो काम दिया गया था उसने उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया और दिए हुए समय में कर लिया। तो ऐसे समय में क्या किया जाता है, जो मैनेजमेंट होता है वो उसको ओवर टाइम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी इंडस्ट्री की बेहतरी जरूरी होती है, या वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति एक्स्ट्रा काम करे, तो वो ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम करते हैं तो उनको अलग से पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो पेमेंट करने का तरीका होता है वो दो तरीके होते हैं। एक टाइम बेस्ड मेथड होता है, एक पीस रेट मेथड होता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री में जब वो एक्स्ट्रा टाइम करते हैं या एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लिए पीस रेट मेथड से उनको जो है वो पेमेंट दी जाती है। अब इन दोनों में हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो टाइम बेस्ड मेथड होता है उसमें जितने घंटे आपने काम किया है तो वहाँ पर जो सैलरी दी जाती है या जो पेमेंट दी जाती है उसका जो बेस होता है वो टाइम होता है। इस टाइम के बेस पे पर डे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, मतलब यहाँ पर सैलरी देने का या कोई भी चीज़ देने का या जो वेजेस दी जाती है उनको देने का जो बेस होता है वो टाइम होता है, टाइम के आधार पर दी जाती है। तो यहाँ पर आपने जितने घंटे काम किए हैं उसमें पर घंटे के हिसाब से आप उस रेट के हिसाब से आपको पैसे दे दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने 8 घंटे काम किए और 1 घंटे को आपको मान लीजिए 100 रुपीज़ मिलते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 8 घंटे काम किए तो आपका 800 हो जाएगा। लेकिन पीस रेट मेथड में ये किया जाता है कि जितनी टोटल यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की है, जितना आपने काम किया है, उसमें हम आपका पर यूनिट जोड़ देते हैं कि 1 यूनिट काम करने का या इतना, एक काम करने का आपको इतना पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पर टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता। यहाँ पर जो सैलरी दी जाती है वो काम की बेस पे दी जाती है। तो इतना काम आपने किया है, एक काम के लिए आपको इतना पैसा दिया जाएगा, इतने काम आपने कर दिए तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बेटर अर्निंग्स के लिए क्या किया जाता है, अगर आपने अच्छे से काम किया है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी दी जाती है जिससे आपकी अर्निंग्स भी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर रिड्यूसिंग एक्सीडेंट प्रोनेंस। एक्सीडेंट को कम करने के लिए या दुर्घटना प्रवृत्ति को कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि सिलेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन किया है तो वो अपने काम को बहुत ही इंजॉय के साथ करेगा, आनंद के साथ करेगा, वो फुल्ली कंसंट्रेशन से काम करेगा। यानी उसका जो होगा वो अटेंशन ऐसा नहीं है कि बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है,
तो वो पूरे ध्यान से काम करेगा, एकाग्रचित होकर काम करेगा, और एकाग्रचित होकर काम करेगा तो दुर्घटना की जो प्रवृत्ति है वो कम होगी। फॉर एडवांसमेंट, अगर मान लीजिए अच्छा काम कर रहे हैं तो जो मैनेजमेंट है वो भी ये देखता है कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अपनी उन्नति के या प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। और उस उन्नति का ये होता है कि अगर आपने अच्छे से काम किया है तो आपके जो अधिकारी रहते हैं या मैनेजमेंट वाले रहते हैं तो वो आपको प्रोन्नति के या उन्नति के पूरे अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद है फॉर बेटर रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स, आपके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि आप अपने कार्य से आनंद, अपने कार्य को करने में अगर आनंद महसूस करते हैं तो आप अपने आसपास का वातावरण भी अच्छा रखेंगे, आपके साथ काम करने वाले वो भी आपसे बहुत खुश होंगे। तो अगर आप अपने काम को इंटरेस्ट के साथ करते हो, वो इंटरेस्ट कब आता है जब व्यक्ति को लगता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और उसी काम में अगर व्यक्ति को लगाया जाता है तो ही व्यक्ति में इंटरेस्ट आता है, और तभी उसका जो संबंध है वो दूसरे लोगों के साथ अच्छे से संबंध बना सकता है, अपने कोवर्कर्स के साथ भी, और जो अथॉरिटी अपने से बड़े अधिकारियों के साथ भी, वो तभी उसके संबंध अच्छे रहते हैं जब उसे लगता है कि जो काम करने का उसमें सामर्थ्य है उसको वही काम करने के लिए दिया गया है, तो वो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। अगर वो काम को अच्छे तरीके से करेगा तो उसके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं वो भी खुश होंगे, उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो भी खुश होंगे। और अगर मान लीजिए मैनेजमेंट वालों ने सोचा है कि इन 10 लोगों में से अगर ये व्यक्ति अच्छा काम करता है इसका प्रमोशन होना चाहिए, तो अगर उस सही व्यक्ति का प्रमोशन हो रहा है तो साथ वाले लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि ठीक है ये व्यक्ति डिजर्व करता है तो इसका प्रमोशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, वो सही से काम नहीं कर रहा है, और फिर उसमें से अगर प्रमोशन के लिए एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो जो कोवर्कर्स होते हैं, साथ में काम करने वाले होते हैं, वो एक तरीके से उनमें ये भावना आ जाती है कि अगर हम भी उसके बराबर काम कर रहे थे या वो भी हमारे बराबर काम कर रहा था फिर उसका प्रमोशन क्यों हुआ, तो एक तरीके से उनमें भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि जिस व्यक्ति का चयन किया जा रहा है वो सही व्यक्ति है। फॉर बेटर होम एडजस्टमेंट, जो मिनिस्टर वर्ग हैं जिन्हें एक तरीके से हमने ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को शुरू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि जो व्यक्ति वर्क प्लेस पर जो महसूस करता है उसको घर तक जोड़कर लेकर जाता है। ये बात सही भी लगती है कि जैसा व्यक्ति अपने वर्क प्लेस पे अनुभव करता है उसको अपने घर पर भी लेकर जाता है। कैसे लेकर जाता है, जैसा वो वर्क प्लेस पे महसूस करेगा वैसे ही जाकर वो अपने पति पत्नी या बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अगर वो वहाँ पर सेटिस्फाइड है तो वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन भी होगी, एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, स्ट्रेस में भी आएगा, तो उसका प्रभाव ज़रूर उसके परिवार पर भी पड़ेगा। तो पारिवारिक समायोजन के लिए भी ये ज़रूरी है। फॉर मेंटल हेल्थ, सबसे जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। तो व्यक्ति कार्य भी करे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। ये तभी होगा जब व्यक्ति को ये लगेगा कि उसे जिस काम को वो अच्छे तरीके से कर रहा है, व्यक्ति को उस काम के लिए लगाया गया है, और अगर उसे लगेगा कि उस काम के लिए लगाया गया तो वो और अच्छे तरीके से काम करेगा, और अच्छे तरीके से काम करेगा तो वो अपने साथ वाले लोगों के साथ, अपने ऊपर के लोगों के साथ, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ, सबके साथ अच्छे तरीके से समायोजन करके रखेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो मेंटली हेल्दी होगा, उसमें किसी तरीके का कोई फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सिलेक्शन और प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हमें ऐसा करना चाहिए कि जो पर्सनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन होना चाहिए। उसके अलावा इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि सिलेक्शन के क्यों पर्सनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, तो सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन कीजिए। सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाए। पर्सनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट का सबसे मेन मोटो या सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है। दूसरा है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो पर्सनल इन्हेंसमेंट के लिए भी और इंडस्ट्री दोनों के लिए भी अच्छा होगा।
तीसरा जो है वो है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए व्यक्ति अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे जो हमने पहले भी किए कि एक्सीडेंट की प्रवृत्ति भी बढ़ती है इससे। अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा व्यक्ति तो वो मेंटली भी हेल्दी नहीं होगा। उसके जो समायोजन है वो पारिवारिक समायोजन, उसका कार्यस्थल पर समायोजन, उसका अपने को वर्कर्स के साथ भी अच्छे उसके संबंध नहीं होंगे, तो इसके लिए भी ज़रूरी। उसके बाद है उसके हेल्थ और सेफ्टी के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हेल्थ के लिए और सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि इस पर्सनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने सही काम के लिए यही व्यक्ति का चयन किया है तो वो उसकी हेल्थ को भी प्रभावित करता है और सेफ्टी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन से काम करेगा जिससे एक्सीडेंट की प्रवृत्ति भी कम होगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो ये हुआ पर्सनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट का मीनिंग, उसके फैक्टर्स, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे इंटरव्यू है या साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो ये कौन कौन से तरीके हैं जो हम पर्सनल सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू।